बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये प्रश्न हर एग्ज़ाम पूछता है, मार मार कर चीख। इसलिए बहुत ज़रूरी है लेनी सांख्यिकी के इन टॉपिक्स की सीख। हेलो दोस्तों, दिस इज़ रोहित धीमान एंड वेलकम टू योर ओवन चैनल रोहित धीमान मैथ्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी के ये सब टॉपिक सीखने वाले हैं, वो भी एक ही वीडियो में, और किस प्रकार के आंकड़ों के लिए, स्वतंत्र आंकड़ों के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इन आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। देखिए, समांतर माध्य जब स्वतंत्र आंकड़े हमें दिए गए हैं, स्वतंत्र का मतलब मेरा यहाँ पर जो कहने का है वो है कि इनके साथ इनकी बारंबारताएं नहीं दी जाती हैं और इनके वर्ग अंतराल नहीं दिए होते हैं। इसी तरह से आपको संख्याएं लिखकर दे दी जाती हैं, तब हम इनका समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें सभी पदों को जोड़ना होता है। समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग और उनकी संख्या से उनको भाग दे देते हैं। सभी पदों का योग करके जो भी योग आता है बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है, सभी पदों का योग। सीधा सा फॉर्मूला होता है इस प्रकार के आंकड़ों के लिए समांतर माध्य ज्ञात करने का। तो हमें इन सबको जोड़ना है दोस्तों। इन सबको जोड़ने पर 168 आएगा, ठीक है। इन सबको आप चाहे तो यहाँ पर लिखकर भी दिखा सकते हैं। कैसे? जिस तरह से ये लिखे गए हैं, इनके बीच में कोमा लगाया हुआ है, आप कोमा हटाकर यहाँ प्लस 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 लगाकर लिख दीजिए, या फिर आप इनको डायरेक्ट जोड़ लीजिए और जोड़कर ये जितने भी हैं, कितने हैं ये, 2 4 6 8 10 12 हैं, तो 12 से इनको भाग दे दीजिए, ठीक है। पदों की संख्या 12 है, तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं हम। पदों की संख्या को हम n से निरूपित करते हैं और n हमारे पास कितना है, 12 है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये बहुत सारे इन टॉपिक्स में काम आएगा, पदों की संख्या, ठीक है। तो हम अब इसको भाग करते हैं। 168 को 12 से भाग करना है तो आंसर आएगा 14। तो दोस्तों, इसका जो समांतर माध्य है वो 14 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ज्ञात करनी है माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? वो पद जो बिल्कुल मध्य में स्थित है इन आंकड़ों के, और उसके लिए हमें इन सभी आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में, बढ़ते या घटते क्रम में लगाना होता है। तो हम पहले इन्हें आरोही क्रम में लगा लेते हैं। आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ता क्रम। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 10 है जो एक बार आई है, फिर 11 है, 11 दो बार आया है, 11 के बाद कौन है, 12 है, 12 एक बार ही आया है, 12 के बाद इसमें 13 है, 13 दो बार आया है, फिर 14 एक बार आया है, फिर 16 है, दो बार आया है, फिर 17 है, ये भी दो बार आया है, 18 है जो एक बार आया है। गिन लीजिए पूरे 12 हो रहे हैं या नहीं, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ये बढ़ता क्रम हो गया। अब पदों की संख्या तो हमारे पास n है, यानी पदों की संख्या n जो है वो सम है। ये क्या है? सम है। और जब सम संख्या होती है तो माध्यिका ज्ञात करने का जो सूत्र हम अप्लाई करते हैं वो कुछ इस प्रकार से करते हैं। माध्यिका बराबर n बटे दोवां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद, और इसके अपोन में 2 रखते हैं या 2 से भाग देते हैं। कहने का मतलब है n बटे दोवां और n बटे 2 प्लस 1वें पद का समांतर माध्य ही माध्यिका होती है। तो n का मान 12 है, यहाँ 12 रख दीजिए, 12 बटे दोवां पद प्लस 12 बटे 2 प्लस 1वां पद, और बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। ये छठा पद हो जाएगा, और ये 6 प्लस 1 यानी 7वां पद हो जाएगा, 6वां पद और प्लस 7वां पद, और इसके बटे में फिर से 2 आ जाएगा।
6वां पद हम यहाँ से गिनेंगे, ठीक है। 6 + 7 को नहीं जोड़ना है दोस्तों, छठा पद यहाँ से उठाना है। 1 2 3 4 5 6, छठा पद है 13। सातवां पद है 1 2 3 4 5 6 7 14, और बटे में रखना है 2 बराबर। इनको जोड़ लीजिए, 27 आ जाएगा। 27/2, और 27/2 का मतलब 13.5। ये दोस्तों इसकी माध्यिका आ जाएगी, ठीक है। समांतर माध्य निकल गया, माध्यिका निकल गई। अब बारी है बहुलक की। बहुलक कैसे निकाला जाता है? वैसे तो बहुलक जो होता है वो सभी आंकड़ों में जिसकी आवृत्ति अधिक होती है, जो सबसे अधिक बार आया हुआ होता है, वही होता है बहुलक। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं 11 भी 2 बार है, 13 भी 2 बार है, और 16 भी 2 बार है, 17 भी 2 बार है। यानी इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सबसे अधिक बार आई हो। अगर सबसे अधिक बार आई होती, सपोज दैट 11 3 बार आया होता, तो हम 11 को डायरेक्ट आंसर लिख देते, लेकिन यहाँ नहीं है। ऐसे में हमें कैसे ज्ञात करना होता है बहुलक, देखिए। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, बहुलक ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। जब हम किन्हीं आंकड़ों का समांतर माध्य और माध्यिका निकाल चुके होते हैं, तो बहुलक निकालने के लिए सूत्र यूज करते हैं 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, ठीक है। 3 गुणा माध्यिका कितनी आई थी हमारे पास? 13.5 आई थी, 13.5 आई थी। और समांतर माध्य कितना आया था, या माध्य कितना आया था? 14 आया था। देखिए जो माध्य है ना, इसी को ही समांतर माध्य कहते हैं, और समांतर माध्य को ही माध्य भी कहते हैं। तो यहाँ 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, 40.5 आ गया। यहाँ 28 हो गए, घटाएंगे इसको। 40 में से 28 घटा दो, 2 12 बच जाएगा, 12.5। तो ये होगा दोस्तों बहुलक इसका, 12.5, ठीक है। इस तरह से बहुलक निकाल लिया जाता है। अब आगे हम ज्ञात करेंगे, नेक्स्ट जो है इसमें वो है माध्य विचलन, मीन डेविएशन। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे माध्य विचलन, और किससे ज्ञात करेंगे? समांतर माध्य से। देखिए माध्य विचलन जो है ना, और मानक विचलन जो है, वो समांतर माध्य और माध्यिका दोनों से ही निकाला जा सकता है। एग्जाम में ज़्यादातर माध्य से ही माध्य विचलन या मानक विचलन पूछता है। अगर माध्यिका से पूछा जाता है तो उसका सेम प्रोसीजर होता है। चलिए मैं आपको सब अब क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आंकड़ों को लिख लेते हैं, आंकड़े। क्योंकि ये मैंने बढ़ते क्रम में लिख लिए थे जब मैंने माध्यिका ज्ञात की थी, तो इसलिए मैं इनको बढ़ते क्रम में ही सारणी में रख रहा हूँ। जरूरी नहीं है माध्य विचलन निकालते समय आप आंकड़ों को बढ़ते क्रम में ही रखो। हमने कर लिए हैं तो इसीलिए आसानी रहेगी, हम इसको रख रहे हैं। 10 11 11 12 13 13 14, स्पेसिंग इनकी कम करनी पड़ेगी, नहीं तो स्पेस बोर्ड पर कम पड़ जाएगा। 11 10 है शुरू में, 10 फिर 11 फिर 11 फिर 12 फिर 13 फिर 13 फिर 14 फिर 16 16 17 17 और लास्ट में 18, ठीक है। ये आंकड़े दिए गए हैं 2 4 6 8 10 और 12। अब हम यहाँ विचलन ज्ञात करते हैं और मॉडुलस लेते हैं विचलन का, यानी धनात्मक लेते हैं इनके मानों को। और ये कैसे ज्ञात होता है? सभी आंकड़ों को जिनको हम x से डिनोट करते हैं, सभी आंकड़ों को हम इस आंकड़ों में से समांतर माध्य को घटा देते हैं। समांतर माध्य x बार मान लेते हैं। जो भी माध्य हमारे पास आया था, कितना आया था माध्य? 14 आया था, x बार, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो सभी जो आंकड़े हैं उनमें से हमें माध्य को घटाना है। यहाँ घटाने पर जो भी मिलता है दोस्तों वो विचलन होता है, यानी d होता है। तो यहाँ पर हम 10 में से 14 को घटा देंगे, 11 में से 14 को घटा देंगे, 11 में से फिर 14 को घटा देंगे, 12 में से 14 को घटा देंगे, 13 में से फिर 13 माइनस 14, फिर 14 माइनस 14। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि आप
अगर बोर्ड एग्ज़ाम में कर रहे हैं तो भी आपको ऐसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो कहीं दिखाने की आवश्यकता होती ही नहीं है। उसमें मोस्टली क्या होता है, ऑप्शनल आते हैं, यानी टिक मार्क आते हैं, MCQs आते हैं, तो उसमें से रफ वर्क करना होता है। तो आप डायरेक्ट भी घटाकर लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख कर बता रहा हूँ। 16 - 14, 16 - 14, 17 - 14, 17 - 14, 18 - 14, ठीक है। सब में से घटा दिया हमने इनको। यहाँ कितना बच गया, -4, फिर -3, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर -1, फिर 0, फिर 2 बचेंगे, यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 3 बचेंगे, यहाँ 3 बचेंगे, और यहाँ 4 बचेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, हमने पहले ही डी का मॉड्यूलस ले लिया था, यानी हम जो घटा रहे हैं उसको हमने पहले ही मोड में रख लिया। इसका मतलब हमें यहाँ माइनस चिन्ह नहीं लगाने हैं, ठीक है, यहाँ माइनस चिन्ह नहीं लगाने हैं, यहाँ प्लस ही लगाना है हमें, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पर मॉड्यूलस ले लिया है। अब जो माध्य विचलन होता है उसका सूत्र क्या होता है बता देता हूँ आपको। माध्य विचलन बराबर होगा सिग्मा डी बटे n, यानी जितने भी विचलन आपके पास आए हैं उन सबका फिर से समांतर माध्य क्या होगा, माध्य विचलन होगा। समझ गए, जो भी विचलन आते हैं उन सबका फिर से समांतर माध्य निकाल रहे हैं, यानी जितने भी ये सिग्मा डी आए हैं, सिग्मा डी का मतलब सभी को जोड़ना है, जोड़ लेते हैं। 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12 13 14 16 18 और 18 और 4 22 और 6 28 आ गए। कितने आ गए, 28। सिग्मा डी का वैल्यू 28 आ गया है, तो हम यहाँ पर 28 रख लेते हैं। और n कितना है, पहले से ही हमें पता है 12 है। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 4 बच जाएंगे। 12 तिया 36, 12 तिया 36, ये 2.333 आता चला जाएगा। हम 2 ही अंकों तक इसको लिख रहे हैं। ये तो होगा माध्य विचलन, ठीक है। अब हम सीखेंगे माध्य विचलन गुणांक कैसे निकलेगा इनका। माध्य विचलन गुणांक निकालना बड़ा आसान काम होता है। माध्य विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक निकालने के लिए माध्य विचलन जो भी आया है उसको आप माध्य से भाग दे दीजिए, यानी समांतर माध्य से भाग दे दीजिए। अब जो MD है आपके पास, मीन डेविएशन है, वो कितना है, मीन डेविएशन है 2.33। तो यहाँ मीन डेविएशन को रखेंगे और यहाँ x बार को रखेंगे। तो मीन डेविएशन है 2.33 और x बार है 14, ठीक है। अब इसको डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड कराने पर ये आएगा 0.1664 समथिंग। तो ये होगा इसका माध्य विचलन गुणांक। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखेंगे कि मानक विचलन कैसे ज्ञात होता है। मानक विचलन ज्ञात करने के लिए उसी प्रकार की प्रक्रिया फॉलो की जाती है जो माध्य विचलन के लिए की जाती है। यहाँ हम सभी x को लिख लेते हैं, यानी दिए गए आंकड़ों को लिख लेते हैं। दिए गए आंकड़े हैं हमारे पास, जो आरोही क्रम में हमने लिखे थे उसी प्रकार से लिख रहा हूँ। 10 11 11 12 13 13 14 16 16 फिर 17 17 और 18, ये आंकड़े दिए गए थे, ठीक है। यहाँ हम विचलन ज्ञात करते हैं। अब की बार हम विचलनों को धन नहीं मानेंगे, समांतर माध्य से विचलन ज्ञात कर रहे हैं। किससे, समांतर माध्य से विचलन, समांतर माध्य से विचलन। समांतर माध्य 14 है हमारे पास। सब में से 14 14 माइनस करते हुए जाएंगे और मॉडुलस नहीं लिया है, इसीलिए माइनस की संख्या बचेगी जब हम छोटी में से बड़ी को घटाएंगे। तो यहाँ बचेगा -4,
11 में से घटाकर -3, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर -1, फिर 0 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 4 बचेगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए मानक विचलन में क्या होता है, ये जो विचलन हमारे पास आए हैं इनका वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, इनका वर्ग करने पर यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 9। वर्ग क्यों करते हैं? क्योंकि जो ऋणात्मक चिन्ह है वो वर्ग करने पर धनात्मक हो जाता है और किसी त्रुटि के चांसेस नहीं रहते हैं। 4, 4, 3 का वर्ग 9, फिर 9 और फिर 16 आ जाएगा। ठीक है, हम इन सभी का योग ज्ञात करेंगे, यानी सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। इन सबको जोड़ना है हमें, सबको जोड़कर 82 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 82 आएगा। अब बारी आती है मानक विचलन ज्ञात करने की। तो मानक विचलन ज्ञात करने के लिए मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी जिसको बोला जाता है, इसको हम सिग्मा से निरूपित करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो सभी विचलनों का वर्ग है उनका समांतर माध्य और उसका वर्गमूल, यानी सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर बटे n, 82/12। 82/12, 82 को 12 से भाग देंगे तो 6.83 आएगा। और ये वर्गमूल ज्ञात करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 2.614 आएगा। ये वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं बिना कैलकुलेटर के, मैंने आपको सिखाया हुआ है, इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ये आ गया मानक विचलन। ठीक है, अब बात आती है मानक विचलन गुणांक की। तो वो कैसे ज्ञात होगा? मानक विचलन गुणांक। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको ज्ञात करने के लिए जो भी मानक विचलन आया है हमारे पास, उसको हम भाग करवा देते हैं समांतर माध्य से, यानी x बार से। ठीक है, वही सूत्र है मानक विचलन, मानक विचलन, और इसको भाग करवा देते हैं माध्य से। तो हमारे पास 2.614 आया है और जो हमारे पास माध्य है वो 14 है। तो अब हम इनको डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड करवाने पर ये आ जाएगा 0.186। ठीक है, 0.186 आएगा ये। तो ये रहा मानक विचलन और मानक विचलन गुणांक निकालने का तरीका। अब हम सीखेंगे चतुर्थक विचलन कैसे निकाला जाता है और चतुर्थक विचलन गुणांक कैसे निकाला जाता है। लेकिन उससे पहले हम यहीं पर सीख लेते हैं प्रसरण कैसे ज्ञात किया जाता है, क्योंकि प्रसरण यही तरीका होता है प्रसरण ज्ञात करने का, कोई अलग तरीका नहीं होता। उसमें हमें पहले मानक विचलन ज्ञात करना होता है। मानक विचलन का वर्ग ही प्रसरण कहलाता है दोस्तों, मानक विचलन का वर्ग ही प्रसरण कहलाता है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, प्रसरण की अगर बात आती है तो प्रसरण होता है सिग्मा का स्क्वायर। अब सिग्मा कितना आया था हमारे पास? 6.83 आया था अंडर रूट में, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 6.83। तो इस तरह से निकाला जाता है प्रसरण। तो प्रसरण भी आपने सीखा, और इसी के साथ साथ दोस्तों सीख लीजिए कि प्रसरण या विचरण गुणांक कैसे ज्ञात होता है। मैं इधर से थोड़ा स्पेस बना रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ प्रसरण गुणांक कैसे ज्ञात होता है। जब हम मानक विचलन गुणांक ज्ञात कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर मानक विचलन गुणांक ज्ञात कर लिया है, अगर हम इस मानक विचलन गुणांक को 100 से गुणा करवा दें तो प्रसरण गुणांक निकल कर आता है। तो प्रसरण गुणांक हो जाएगा, प्रसरण गुणांक या फिर कहें विचरण गुणांक, विचरण गुणांक
तो वो होता है सिग्मा बटे m गुणा सिग्मा बटे एक्स बार, क्योंकि यहाँ माध्य को हमने एक्स बार माना है, और बटे में गुणा में 100 आ जाएगा। सिग्मा बटे एक्स बार की वैल्यू मैं पहले ही ज्ञात कर चुका हूँ 0.186, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दो तो 18.6 जो आएगा वो प्रसरण गुणांक होगा या विचरण गुणांक होगा दोस्तों। तो ये इतने टॉपिक हमने देख लिए। अब हमारे पास बचता है चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन गुणांक, परिसर या परास, और परिसर गुणांक या परास गुणांक। ठीक है, तो इनको भी देखते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं कि चतुर्थक विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चतुर्थक विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं, उसके बाद चतुर्थक विचलन का सूत्र अप्लाई करते हैं। चतुर्थक विचलन के लिए जो सूत्र लिखा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हम सूत्र यूज़ करते हैं Q3 माइनस Q1/2। अब ये Q3 और Q1 क्या है? मान लीजिए आपके पास एक श्रेणी दी गई है, एक सारणी दी गई है आंकड़ों की, और आपने उन्हें आरोही क्रम में लिख रखा है। तो माध्यिका इस पूरी ही सारणी को 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर अगर हम ये जो 2 बराबर भाग हो गए हैं इनको फिर से 2 बराबर भागों में बांट दे तो ये जो भाग होते हैं ये चतुर्थक कहलाते हैं। इनमें से ये जो पहला पॉइंट होता है Q1 होता है, दूसरा पॉइंट Q2 और तीसरा पॉइंट Q3 होता है। अब इनको निकालने का तरीका क्या होता है वो भी बताता हूँ। इनके लिए सूत्र होता है, Q1 को जब ज्ञात किया जाता है यानी प्रथम चतुर्थक को ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हम सूत्र लगाते हैं n+1/4 टर्म या n+1/4वां पद। ठीक है, n का मान 12 है हमारे पास यहाँ आंकड़े टोटल, और 12 + 1/4 जो कि 13/4 हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो लगभग 3.25 आएगा। यानी 4 के समथिंग। हमें तीसरा आंकड़ा नहीं उठाना है, हम लिखेंगे ये वाला पद आएगा। अब ये पद हमें सारणी में तो नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पर तीसरा पद ने लेकर चौथा पद ले लेते हैं। तो 1 2 3 4, चौथा पद हमारे पास यहाँ 12 है तो हम 12 ले लेते हैं जो कि Q1 की वैल्यू आई है। इसी तरह Q3 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 3 × n+1/4 टर्म ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 3 × 12 + 1/4 यानी 13 तिया 39/4, और इसको डिवाइड करते हैं 4 से। 4 9 36, 3 बच जाएंगे, और 4 7 28 और 4 पंजे 20, लगभग 9.75, यानी लगभग हम 10वां पद यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे। 10वां पद, और 10वां पद क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां पद कितना है? 17 है। तो हमारे पास Q3 का वैल्यू 17 आ जाएगा। अब हम क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करते हैं, QD फाइंड करते हैं, जो कि Q3 माइनस Q1/2 करके निकलता है। यानी 17 - 12/2 यानी 5/2, यानी यह आ जाएगा 2.5। ये इसका आंसर आएगा। अब आगे रह जाता है चतुर्थक विचलन गुणांक। चतुर्थक विचलन गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, उसको कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए देखिए क्या प्रक्रिया होती है। यह मैं लिख देता हूं चतुर्थक विचलन गुणांक। चतुर्थक विचलन गुणांक निकालने के लिए हमारे पास जो भी चतुर्थक विचलन आया है, चतुर्थक विचलन, इसका सूत्र बता देता हूं आपको मैं बनाकर, किस तरह सूत्र याद रखेंगे आप फिर और आसानी से उसे ज्ञात कर लेंगे। चतुर्थकों का विचलन, चतुर्थकों का माध्य होता है नीचे, चतुर्थकों का माध्य। ठीक है, चतुर्थक विचलन को चतुर्थकों के माध्य से भाग दे दीजिए। चतुर्थक विचलन था Q3 माइनस Q1/2, और चतुर्थकों का माध्य आ जाएगा Q3 प्लस Q1/2। ठीक है, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास Q3 माइनस Q1 और अपॉन में Q3 प्लस
Q1 बच गया, ठीक है। Q3 का मतलब 17, Q1 का मतलब 12, यहाँ 17 + 12 5/29 हो जाएगा ना। हाँ 29 हो रहा है। और 29, 5 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 29 से। इसको हटा देता हूँ नीचे से। यहाँ देखिए पहले तो ना चलने वाली 0 लगेगी और फिर ये 50 बन जाएगा, और 50 में 29 1 टाइम चल जाएगा और फिर 7 टाइम चल जाएगा। इसी तरह से चलेगा, लेकिन हम 2 अंकों तक लिख रहे हैं, इसको आंसर लिख देंगे हम। इस तरह से निकाला जाएगा चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन गुणांक। परिसर या परास, सूत्र बताता हूं आपको। अधिकतम मान और माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान का मतलब है सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे छोटा आंकड़ा। सबसे बड़ा आंकड़ा है 18 और सबसे छोटा आंकड़ा है दोस्तों 10। तो यहाँ पर जो परास निकल कर आई है वो निकल कर आई है 8, यानी 8। अब हम परास गुणांक या परिसर गुणांक ज्ञात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ द रेंज। परिसर गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ द रेंज, ये कैसे निकाला जाता है? जो ऊपर है सेम उसको एज इट इज लिख दे हैं, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है। और इसको भाग देते हैं इन दोनों के योग से, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। समझ गए? अधिकतम मान 18 है, न्यूनतम मान 10 है। नीचे अधिकतम मान 18 है, न्यूनतम मान 10 है, ऊपर 8 आएगा, नीचे 28 आएगा। और जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे, जब हम इसको भाग करवाएंगे तो आंसर आएगा 0.44। तो ये होगा कोफिशिएंट ऑफ द रेंज। तो दोस्तों ये सभी टॉपिक हैं जो हम स्वतंत्र आंकड़ों के लिए सीख चुके हैं। अगर आपको समझ आया है, वीडियो पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियोज़ जो एग्ज़ाम रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, आपको मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो जो हम लाने वाले हैं उसमें हम ये सारे के सारे टॉपिक ज्ञात करेंगे, ये सारे मान ज्ञात करेंगे किन आंकड़ों के लिए जो हमें असतत श्रेणियाँ दी हुई होती हैं, अर्थात जिनमें बारंबारताएँ भी दी हुई होती हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।